हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। अभी तक जितने कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए उनसे रिलेटेड आज मैं केवल क्वेश्चंस कराऊंगा। यार मेरा हमेशा फिजिक्स को लेके ऐसा सोच ना रहा है, कॉन्सेप्ट आप पढ़ते जाइए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो समझ लीजिए सब्जेक्ट आपका बहुत मजबूत होता जाता है। और अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में कोई भी कमी कर दी, यार आप कितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लेना और कितना भी कोर्स ख़त्म कर लेना, सब्जेक्ट आपको 100% नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चंस का बीच बीच में करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये कभी नहीं करता कि पहले थ्योरी पढ़ा दूँ फिर बाद में क्वेश्चंस कराऊँ, नहीं। उसको कॉन्सेप्ट को मजबूती देने के लिए बीच बीच में ही आपको क्वेश्चंस करते रहने होंगे, तभी काम बनेगा। ठीक है, तो बिना कोई टाइम किल किए हुए हेडिंग लगा लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 16। ठीक है, केवल क्वेश्चंस करेंगे इसमें आज हम। ठीक है, चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिए। ये आदमी खड़ा हुआ है एक वेइंग मशीन के ऊपर। वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, पिछली क्लास में आपको एकदम ये बात क्लियर हो चुकी है। और यहाँ पर एक 50 kg का वेट लटका हुआ है। ठीक है, इस आदमी का मास है 60 kg। आपको रीडिंग बतानी है वेइंग मशीन की। फाइंड द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। फाइंड द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन को मैं WM लिख देता हूँ। ठीक है, वेइंग मशीन। चलिए आराम से करते हैं, एकदम नॉर्मल। देखिए इसमें 50 kg का वेट 50 G नीचे लगेगा। तो अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मैंने लिखा नहीं लेकिन दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें टेंशन कितना आ जाएगा बताइए? 50 न्यूटन ही आ जाएगा। 50 न्यूटन का टेंशन नहीं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 500 न्यूटन आ जाएगा। 500, यही टेंशन घूम के इधर पहुंचेगा। ठीक, टेंशन 500 न्यूटन होगा, क्यों 50 G का मतलब हो गया 500 न्यूटन। अब देखिए इस आदमी का एफबीडी बनाइए। मान लीजिए इनके बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन कितना है? N है। तो अगर मैं मैन का एफबीडी बनाता हूँ, ठीक है, मैन का एफबीडी बनाता हूँ, अगर हम आदमी का एफबीडी बनाते हैं, देखिए जरा, तो अब आदमी का एफबीडी बना लीजिए। तो देखिए मैन के ऊपर क्या क्या लग रहा है वो ध्यान रखना। इसके पैरों को हमेशा मैं इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा सही से विजुलाइज हो जाए। तो देखिए वेइंग मशीन ने नॉर्मल रिएक्शन आदमी के ऊपर की तरफ लगाया होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन ने लगाया आदमी के ऊपर। ठीक, आदमी के ऊपर ग्रेविटी ने लगाया होगा mg, ठीक, जिसका वेट कितना है? 60 kg। और यहाँ टेंशन कॉन्टैक्ट पॉइंट पे हमेशा इधर लगता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे। और इसका भी इक्विलिब्रियम होगा तो फोर्सेस क्या होंगे? बैलेंस होंगे। तो ये क्वेश्चन आ जाएगी, टी ऊपर वाले फोर्स इक्वल टू नीचे वाले फोर्स। तो टी और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहे हैं, तो टी प्लस एन इक्वल टू आ जाएगा बेटा mg। क्यों? mg लगेगा नीचे की तरफ। तो टेंशन की वैल्यू हमें पता है 500 न्यूटन, तो ये 500 न्यूटन लिख दिया, प्लस नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। मास दिया है 60 kg, तो आ जाएगा 600 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी 100 न्यूटन। और जितना नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन ने आदमी के ऊपर लगाया होगा, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन आदमी ने वेइंग मशीन के ऊपर लगाया होगा, और यही बन जाएगी रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। यही बन जाएगी बच्चों रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। यही बन जाएगी रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। चलिए आराम से उतार लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस करते रहने से यार चीज़ें सही होती हैं, क्योंकि यार देखो 100% एग्जाम में तो न्यूमेरिकल्स ही आने हैं ना। थ्योरी तो इसलिए पढ़ाई जाती है जिससे क्वेश्चंस करना आप लोग सीख जाएं, अदरवाइज थ्योरी का कोई यूज़ थोड़ी ना है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये प्लैंक है,
ये 20 kg का है और ये मैन 60 kg का है। अब ये इसको होल्ड किए हुए, मतलब द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन मैन एंड प्लैंक। अब आपको ये बताना है कि आदमी और पटरे के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा। तो यहाँ पर ये लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना है। ये नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा, ये n बराबर क्या, ये बताना है। बात वही होगी अभी भी, आराम से देखिए। मान लीजिए इस आदमी ने इसको F के फोर्स के साथ खींचा। अच्छा, वही F का फोर्स क्या बनेगा, धागे का टेंशन बनेगा। और ये पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी मासलेस धागे को कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, जितने फोर्स के साथ खींचता है उसमें उतना ही टेंशन ट्रांसमिट होता है पूरे धागे में। तो इसमें टेंशन मान लीजिए T आ जाता है, या F जो भी मान लीजिए, T अच्छा लगता है धागे में लिखना, तो T। तो इसमें T ऐसे जाएगा और T इसको यहाँ मिला। अगर T यहाँ मिला तो बताइए इस पॉइंट पर कितना टेंशन जाएगा, 2T जाएगा। इसमें भी कितना जाएगा, 2T जाएगा। और इस पर कॉन्टैक्ट पॉइंट से कितना फोर्स लग जाएगा, 2T लग जाएगा। ठीक है, अब FBD बना लीजिए आराम से, FBD बना लीजिए। हालांकि मैं आपको और भी आसानी से बता सकता हूँ। देखिए ऐसे देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर देखना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर हम यहाँ पर प्लैंक और आदमी को एक सिस्टम की तरह ले लें, देखो ये सिस्टम की तरह ले लें, ये सिस्टम ले लें, ठीक है। तो अगर ये सिस्टम अगर आप ले लोगे, अगर ये सिस्टम ले लोगे तो देखिए ध्यान से, इस पूरे सिस्टम पे ध्यान से देखना। तो देखना अब इस, ये हो गया सिस्टम बाउंड्री, तो इसको ये नॉर्मल रिएक्शन तो हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। आप भले इसको लगा भी लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये तो क्या कर जाएगा, फाइनली कैंसिल आउट कर जाएगा। पर देखिए इस पूरे सिस्टम पर वर्टिकल में ऊपर की तरफ जो जो फोर्सेज लगे, एक तो देखो यहाँ से टेंशन T लगा, ये T लगा और 2T लगा, कितना लगा बताइए, 4T लगा। कितना लगा, 4T। क्लियर, ठीक। अब देखिए नीचे की तरफ अब लगेगा 20G इसका वेट और 60 kg इसका वेट, दोनों नीचे की तरफ लगाएंगे। तो मैं इसको इकट्ठा लगाई दे रहा हूँ, ये कितना आ जाएगा, 80G आ जाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन तो हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। और फिर से देखिए पूरा सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में। यार ये सब क्वेश्चंस करने से चीज़ें सीखी जाती हैं, थ्योरी से कैसे सीख जाओगे यार ये सब, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल आउट हो गया, तो इक्विलिब्रियम में है, तो ये आ जाएगा 4T बराबर, ये आ जाएगा 80G। तो ये मेरे और आपके हिसाब से आ जाता है 20G बराबर T बराबर 200 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू आपको 200 न्यूटन यहाँ पर मिल गई। टेंशन की वैल्यू आपको यहाँ पर 200 न्यूटन मिल गई, ठीक है। टेंशन की वैल्यू 200 न्यूटन मिल गई। अच्छा, टेंशन की वैल्यू आ गई, अब नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो अब अकेले आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, क्योंकि जब तक नॉर्मल रिएक्शन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम नहीं बनेगा तब तक आप नॉर्मल रिएक्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको आदमी का फोटो बनाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जरा, ठीक है। अब देखिए मैन, अकेले आदमी के, तो ये मैं इसके पैर ऐसे बना देता हूँ, ठीक है बेटा। ये मैं आराम से हाथ थोड़ा दूर बना देता हूँ, जिससे डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। काफ़ी दूर बना दिया करो, वो तो फोर्स दिखाना है केवल। तो जो टेंशन होगा वो ऊपर की तरफ ऐसे लग जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन ने ऐसे लगाया हुआ इसके ऊपर, और ग्रेविटी ने इसके सेंटर ऑफ मास पे ऐसे करके क्या लगाया हुआ, 60G ग्रेविटी ने लगाया हुआ। अच्छा, आदमी भी इक्विलिब्रियम है, तो फोर्सेज अभी भी बैलेंस होंगे। तो ऊपर वाले फोर्स इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, तो ऊपर क्या लगाए, N प्लस क्या लगाए, T लगाए, नीचे क्या लगाए बताइए, 60G लगाए। और टेंशन की वैल्यू कितनी है बताइए, 200 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस 200 बराबर कितना आ जाएगा, 600। तो N बराबर आ जाएगा 400 न्यूटन, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 न्यूटन आ जाएगी, 400 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। अब इस 400 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। थोड़े थोड़े कैलकुलेशन करना शुरू कर दो, ठीक है। 400 न्यूटन आ जाएगी, क्लियर है। चलिए, एकदम आसान है। अब देखिए ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एससीबी के अंदर दिया हुआ है, हर जगह दिया हुआ है। इसको देख के बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए देखते हैं क्या कन्फ्यूजन है। देखिए, अगर ध्यान इसमें यह है कि आदमी का मास 60 kg है, ये वेइंग मशीन है, इसको मासलेस मान लेते हैं हम। और ये बॉक्स है यार, देखो ये बॉक्स मैंने जो शेड कर रखा है, ये बॉक्स है, और बॉक्स का मास है 20 kg। फाइंड द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। फिर से बात वही है कि आदमी और
वेइंग मशीन के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि वेइंग मशीन बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है। तो देखो यार, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो हल्का सा मैं ऐसे चाहूँगा कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। एक बात बताओ, अगर यार मैं यहाँ से इस बॉक्स को गायब कर दूँ, देखना ये यहाँ से गायब कर दूँ, देखना अपने आप, इसमें क्या कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? इसमें फ़र्क क्या पड़ गया, देखना जरा, बात तो एक ही है ना। और इसको भी छोड़ो, अगर इसको भी मैं गायब कर दूं, यहाँ से इसको भी गायब कर दूं और इसको यहाँ पे जाके एक धागे से बांध दूं, यहाँ पे इससे इससे ये। हाँ, अब देखें, ये ध्यान रखना, ये जो पूरा मास है वो ये मास है पूरा। तो ये मास कितना, ये बॉक्स बना दिया यहाँ पे 20 kg। एक तरह से थोड़ा आसान हो जाता है यार देखने में। तो एक तरह से ये जो बॉक्स वाला क्वेश्चन होता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, जिसमें सबसे पहले तो डायग्राम ही कन्फ्यूज करता है बच्चों को। तो ये जो बॉक्स वाला क्वेश्चन होता है, जरा देख लीजिए, ये क्वेश्चन बॉक्स वाला, ये जो बॉक्स वाला क्वेश्चन होता है, इसमें वेइंग मशीन रखी रहती है यार। ये क्वेश्चन ये है, ऐसे हमने दूर से पकड़ा दिया इसको, ठीक है। ये वेइंग मशीन, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है। तो ये जो बॉक्स वाला क्वेश्चन है, ये असल में ये क्वेश्चन है, बात एक ही है, ये क्वेश्चन यही है। तो इसका हमेशा ये सब चीज़ें सेट कर लिया करो दिमाग में। ये क्वेश्चन यही है, ये बॉक्स का जो प्लेटफॉर्म है एक तरह से, भाई ये देखा जाए तो ये वेइंग मशीन प्लेटफॉर्म पे ही तो पड़ी हुई है, ठीक। अब इसके ऊपर ये बॉक्स है और इसके ऊपर आप एक वेइंग मशीन रख दीजिए, जिसको मैं मासलेस मार रहा हूँ, ठीक है। या वेइंग मशीन भी ना रखो, बात एक ही है। आदमी को सीधे खड़ा कर दो, सीधे खड़ा कर दो, और जो भी इस पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जो भी इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यही हो जाएगी वेइंग मशीन की रीडिंग। अब इस, ठीक है, अब इसका मास कितना था बताइए, 20 kg था। क्लियर है, ये क्वेश्चन यही होता है भाई। ये जो पूरा बॉक्स था, ये पूरा बॉक्स है, उसको मैंने प्लेटफॉर्म बना दिया, बात एक ही है। अब इसको भी देखिए, मान लीजिए इसमें टेंशन टी आया, तो इसमें भी टेंशन घूम के टी पहुँचेगा। अब आप इसको एक सिस्टम ले लो, अब आप इसको एक सिस्टम ले लो, देखो इसी तरीके से, इस तरह से सिस्टम ले लो, इससे फ़ायदा रहता है हमेशा। ये सिस्टम ले लो आप। अब देखिए, इस पूरे सिस्टम को देखोगे तो इसको हटा दूँ इधर से, या उधर देख लो, चलो। अब देखिए, पूरा सिस्टम लोगे तो देखो, ओरली करना चाहो ओरली कर दो, बाद बाकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो चाहो तो। देखिए, अगर आप पूरा सिस्टम ले रहे हैं तो टेंशन और टेंशन, ये 2T ऊपर लग रहा है, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है बताइए, इसका वेट 60 kg और 20 kg, 80 kg इसका नीचे लग रहा है, 80 g। और नॉर्मल रिएक्शन तो हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। तो ये तो यार कैंसिल आउट कर जाएगा, ये तो हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। तो बताइए, ये आ जाएगा 2T बराबर 80 g, तो T बराबर 400 न्यूटन, 400 न्यूटन आ जाता है धागे का टेंशन। अब आपको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो अब आदमी का बना लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि जब तक नॉर्मल रिएक्शन एक्सटर्नल फोर्स नहीं बनेगा तब तक वो पिक्चर में नहीं आ सकता। तो अब केवल आदमी का फोटो बनाओ। आदमी का फोटो जब बनाता हूँ मैं, तो मैं ये बना देता हूँ, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन है, इसके ऊपर एन ये लगाया, धागे का टेंशन इसके हाथ पे ये लगा, ठीक। और ग्रेविटी ने इस पर नीचे की तरफ लगाया, कितना, 60 g, 60 g नीचे की तरफ लगाया। तो अब इस पर भी फोर्सेस बैलेंस होंगे, इस पर भी फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो अब आप देखिए जरा कि ऊपर वाले फोर्स इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, तो T प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा 600। तो टेंशन की वैल्यू आप 400 पहले ही फाइंड आउट कर चुके हो, प्लस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 600। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाती है 200 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाती है 200 न्यूटन, ठीक है। उतार लीजिए पॉज करके आराम से। चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन है। अब देखिए, एटवुड मशीन का यूज़ किया है, सूडो फोर्स का भी यूज़ करेंगे इसमें, और आप इस दोनों मेथड से फिर से क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। ये कैपिटल एम का मास है और ये भी कैपिटल एम का मास है। इसके ऊपर एक
स्मॉल एम का मास रखा हुआ है, कैपिटल एम की वैल्यू 50 kg दी हुई है और स्मॉल एम की वैल्यू 10 kg दी हुई है। सवाल पूछा है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, इनके बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना। ये एन बराबर क्या। चलिए देखिए, ठीक है, अब ये तो क्लियर है। देखिए अब मान लीजिए इधर वेट ज़्यादा है दोनों का मिला के, तो अगर मान लीजिए ये ऊपर की तरफ ए से भागा, इसको तो हटा दूँ अब इधर, ठीक है। अब देखिए अगर ये ऊपर ए से भागा तो ये नीचे ए से भागा। अब एटवुड मशीन वाले फंडे से पहले आप डायरेक्टली आप क्या फाइंड आउट कर लो, ए फाइंड आउट कर लो। तो बताइए पूरे सिस्टम को चलाने वाला फोर्स, तो ए बराबर हमने आपको पढ़ाया था इसमें एफ नेट अपॉन एम टोटल, ठीक। तो ए बराबर आ जाएगा नेट फोर्स। बताइए इस पूरे सिस्टम को चलाएगा क्या, क्या इन दोनों का वेट चलाएगा, दोनों का वेट चलाएगा। वो कितना होगा बताइए, एम प्लस एम जी और माइनस इसका जो वेट होगा एम जी, इसका जो वेट होगा एम जी, इन दोनों का मिला के नीचे लगेगा एम प्लस एम जी। इसका वेट अपोज करेगा, इसका वेट सपोर्ट करेगा और माइनस आ जाएगा एम जी डिवाइडेड बाई टोटल मास आ जाएगा 2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, एम और एम 2m प्लस स्मॉल एम, ये आ जाएगा। जब आप इसको देखेंगे तो ये आ जाता है, देखो ऊपर आ जाएगा एम जी, क्यों कैपिटल एम जी कैंसिल आउट कर जाएगा और ये आ जाएगा 2m प्लस स्मॉल एम। तो ए बराबर जो आ जाएगा, स्मॉल एम देखिए कितना दिया 10 इंटू 10 आ जाएगा, 2 कैपिटल एम आ जाएगा, ये सब मिला के 110। देखिए क्यों 2m हो जाएगा 100 और ये 10 मिला के 110, तो ये हो गया 100 बाई 110, 0 से 0 मर जाएगा तो ये आ जाएगा 10/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने पहले ए फाइंड आउट कर लिया, तो ये पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन आ गया। अब वही वाली बात है कि स्मॉल एम को आप ग्राउंड फ्रेम से देख लीजिए, या अभी मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, सूडो फोर्स का भी यूज करके बताऊंगा। तो पहले आपको ए पता लग गया कितना, 10/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए पता लग गया आपको। इतना उतारो जरा पहले, ये क्लियर है। चलिए अब मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ए निकाल लिया हमने यहाँ से, ए हमने फाइंड आउट कर लिया। ए अगर निकल गया तो अब देखिए ज़रा, अब आप इस स्मॉल एम को देखिए, दो मेथड से करेंगे। देखो मैं लिख देता हूँ, अब स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जानबूझ के लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास में सूडो फोर्स पढ़ाया था इसलिए। ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो ग्राउंड फ्रेम से तो ये ए से नीचे की तरफ ही भागेगा भाई, ये जो ब्लॉक होगा नीचे ए से भाग रहा होगा, ये ए के एक्सीलरेशन से नीचे भागेगा। अब ग्राउंड फ्रेम से देखिए फोर्सेस क्या लगेंगे, स्मॉल एम जी तो ऐसे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से ऐसे लग रहा होगा। और बताइए सूडो फोर्स किधर लगेगा, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ऊपर लगेगा, पर भैया ग्राउंड फ्रेम से कोई सूडो फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम एक इनर्शियल फ्रेम है और इनर्शियल फ्रेम से सूडो फोर्सेज पिक्चर में नहीं आते, केवल रियल फोर्सेज ही पिक्चर में आते हैं। तो एम जी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, ये बन जाएगा एम जी माइनस एन इक्वल टू स्मॉल एम ए आपको पता है तो यहाँ से तुरंत नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, जो भी वैल्यू आ जाएगा। अगर सॉल्व भी करना है तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए स्मॉल एम कितना था, 10 इंटू ये आ जाएगा 100 माइनस नॉर्मल रिएक्शन ये था 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आ जाता है 100 माइनस एन इक्वल टू 100/11, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू आ जाता है 100 माइनस 100/11, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू आ जाता है 1100 माइनस 100/11, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू आ जाता है प्यारे बच्चों 1000/11 न्यूटन। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1000/11 आ गई। तो इसको आप यहाँ लिख दीजिए, कहीं भी लिख दो, एन बराबर कितना निकाल दिया 1000/11, ठीक है। इसको मैं ज़रा देखिए सूडो फोर्स से भी कर देता हूँ, ठीक है। ये क्लियर है, इतना पॉज करके उतार लीजिए यार, चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे चलते रहो, ठीक है। चलिए हटाता हूँ। अब देखिए इसको हम करते हैं विद रेस्पेक्ट टू अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं अपना ऑब्जर्वर यहाँ बैठा लूँ, अगर एक ऑब्जर्वर इसको यहाँ पे बैठ के देखे, यहाँ पर बैठ के,
और ये इसको रेस्ट बोलेगा क्योंकि इसके साथ साथ जा रहा है। तो हम इसको लिखेंगे स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम, स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम। अब ये ध्यान रखना कि ये जो ऑब्जर्वर आपने बैठाया हुआ है, अब ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो ये कैपिटल एम के साथ ही तो नीचे की तरफ मूव करेगा, तो बताइए एक्सीलरेशन के साथ मूव करेगा। इसलिए बताइए ग्राउंड फ्रेम से कैसा फ्रेम है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो जब ये स्मॉल एम का एफबीडी बनाएगा, जब ये स्मॉल एम का एफबीडी बनाएगा, जब ये स्मॉल एम का एफबीडी बनाएगा, ध्यान रखना स्मॉल एम का ये, तो देखिए क्या क्या फोर्सेज लगे, रियल फोर्सेज तो चेंज होते नहीं, तो एम जी रियल फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन रियल फोर्स लगेगा, और ठीक है, और ये रेस्ट में दिखाई देगा, ठीक है, रेस्ट में दिखाई देगा। तो एक लगेगा लाल रंग का सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स लगता है ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के हमेशा अपोजिट लगता है। तो जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो ग्राउंड फ्रेम से नीचे की तरफ ए से आ रहा है, इसलिए इस पर लाल रंग का सूडो फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। तो मैं ज़रा रेड कलर से ही दिखाता हूँ सूडो फोर्स हमेशा। तो लाल रंग का सेंटर ऑफ मास पे लगता है सूडो फोर्स, ये आ जाएगा स्मॉल एम ए, ये आ जाएगा। देखिए ठीक है, अब इस पर फोर्स बैलेंस होंगे क्योंकि इस ऑब्जर्वर को ये रेस्ट में दिखाई दे रहा है, इस ऑब्जर्वर को ये रेस्ट में दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे बताइए, ये आ जाएगा एन प्लस एम ए। नॉर्मल रिएक्शन प्लस सूडो फोर्स मिलकर किसको बैलेंस करेंगे, एम जी को बैलेंस करेंगे। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है वो एम जी माइनस एम ए आ जाता है, और देखिए वही वैल्यू आ जाएगी फिर से, एम ये आ जाएगा 100 माइनस 10 इंटू 10/11। तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, 1000/11 न्यूटन। ठीक है, ये आ जाएगा, आराम से कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं किसी तरह की, कोई भी दिक्कत नहीं किसी तरह की। चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन। जैसे बॉक्स वाले क्वेश्चन है लेकिन एससीवी का सवाल है, इसमें एक बी पार्ट और पूछा होता है, वो और ज़्यादा अच्छा है। अक्सर ऑफलाइन कोचिंग में बच्चे मुझसे इस सवाल को हमेशा पूछते हैं, तो मैंने कहा आप सब लोगों को करा दूँ, तसल्ली से कराऊंगा। देखिए ये आदमी खड़ा हुआ है वेइंग मशीन के ऊपर, वेइंग मशीन को लाइट लिया है, लाइट का मतलब मासलेस, ओके। ये बॉक्स है, बॉक्स का मास है 60 kg, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या पूछा है, फाइंड द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, वही आदमी और वेइंग मशीन के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन। और दूसरा सवाल और पूछा है, व्हाट फोर्स शुड मैन एग्जर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट, करेक्ट वेट लेने के लिए इसको कितना फोर्स लगाना होगा, ओके। चलिए समझाते हैं, इसको हटा दें यहाँ से। देखिए देखिए जैसे अभी सब कुछ इक्विलिब्रियम में, बॉक्स वाली बात मैं पहले ही बता चुका था, बॉक्स को हमेशा क्या किया करो, यहाँ से हटा दिया करो, पहले ही बता चुके हैं, इससे थोड़ा सा विजुलाइज करना आसान होता है। देखो तो अब इसको आप एक सिस्टम ले लीजिए, इसको सिस्टम, ठीक है। धागे में टेंशन टी मान लो इसने इस पे लगाया, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा इंटरनल, ये सब आसान हो गई आपके लिए चीज़ें। ये टेंशन घूम के यहाँ पर आएगा और दोनों का मिला के वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो मैं ओरली अगर लिखना चाहूँ, ये टेंशन यहाँ पे जाएगा तो 2T बॉक्स और आदमी पर, ठीक है, बॉक्स प्लस मैन, बॉक्स प्लस मैन, बॉक्स प्लस मैन पे 2T ऊपर लगेगा और नीचे की तरफ दोनों का वेट लग जाएगा कितना, 90 G। तो टेंशन आ जाता है देखो 450 न्यूटन, टेंशन 450 न्यूटन आ जाता है। अब नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप आदमी का एफबीडी बनाओगे, तो आदमी के लिए एफबीडी के लिए इस पर टेंशन लगा टी ऊपर, इसके पैरों पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा, ग्रेविटी वाला वेट इसका कितना है 30 kg, 60 kg, 60 G नीचे लगा। ऊपर वाले फोर्स इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, इक्वेशन लिखेंगे T प्लस N इक्वल टू 60 G, ओके। तो धागे में टेंशन आप निकाल चुके कितना 450 प्लस नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना, ये आ जाएगा 600। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू आ गया 150 न्यूटन। तो रीडिंग इस समय 150 न्यूटन आएगी वेइंग मशीन की, वेइंग मशीन की जो रीडिंग आएगी वो आएगी 150 न्यूटन, आराम से देख लीजिए। 150 न्यूटन आएगी रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। अब देखिए इसको करेक्ट वेट फाइंड आउट करना है, जरा ध्यान से सुनना।
करेक्ट वेट फाइंड आउट करना है, इसका कॉन्सेप्ट सुनना। तो सबसे पहला कन्फ्यूजन तो ये आता है कि जनरली ये लगता है बच्चों को कि करेक्ट वेट फाइंड करने के लिए क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहेगा, तो आंसर है नहीं बना रहेगा भाई। जैसे यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन बदलेगा, जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन भाई अगर करेक्ट वेट, तो बताइए जैसे मैं बात कर लूँ फॉर करेक्ट वेट के लिए बताइए नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा बताइए यार, 600 न्यूटन आएगा, 600 न्यूटन आएगा, क्योंकि उसका वजन तो 60 kg है ना, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाना होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाएगा तो दो ही ऑप्शन है इसके पास, सुन लो, या तो धागे जो टेंशन पहले लग रहा था कितना 150 न्यूटन, या तो उससे टेंशन को कम कर दे, अभी हमें तो पता नहीं है, या इसको बढ़ा दे। तो अगर इसने टेंशन कम किया तो पूरा सिस्टम नीचे भाग जाएगा। हाँ ये ध्यान रखना कि वेइंग मशीन बॉक्स और आदमी के बीच में कॉन्टैक्ट कभी नहीं खत्म होगा। तो या तो टेंशन को कमजोर कर दे, तो जैसे ही टेंशन कमजोर होगा ये टूटी और सिस्टम पे नीचे 90 G लग रहा था, ग्रेविटी को तो कोई चेंज कर नहीं पाएगा, तो टेंशन कमजोर करेगा तो पूरा सिस्टम नीचे भाग जाएगा, और अगर टेंशन बढ़ा दिया तो पूरा सिस्टम ऊपर भाग जाएगा। तो कोई एक केस मान के चल लो, अगर सही आ जाए तो ठीक है, नहीं दूसरा वाला फिर कर देंगे। तो चलिए हमने कहा कि टेंशन बढ़ा दिया, मान लो टी डैश कर दिया, ठीक है टी डैश कर दिया, तो इस जैसे ही टी डैश किया तो लेट सिस्टम ऊपर भागने लग गया ए से, क्लियर। अब ए से भागने लग गया, तो अब बताइए, अब फिर से इक्वेशन बना दीजिए। तो अब देखिए पूरे सिस्टम पर ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, 2t डैश लग रहा है, नीचे तो वही 90 G लगेगा, ठीक है 2t डैश लग रहा है, नीचे 90 G लगेगा, और पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ कितने से भाग रहा है, ए से भाग रहा है। इक्वेशन क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन, ठीक है ऊपर, तो ये आ जाएगी बेटा 2t डैश माइनस 900 इक्वल टू 90A, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है 90A। अच्छा हमें पता है जो इस समय नॉर्मल रिएक्शन एन डैश लग रहा है, एन डैश की वैल्यू कितनी है 600 न्यूटन, क्योंकि हम इसकी करेक्ट रीडिंग चाह रहे हैं। भाई करेक्ट रीडिंग वही तो होगी जब आदमी का 60 kg वेट आए या नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाए 600 न्यूटन आ जाए, ठीक है। इसको हटा दूं, ये भी कर देता हूं, ये बात क्लियर हो गई। तो पहला कन्फ्यूजन जो मैं भी एक स्टूडेंट था तो मुझे भी आता था कि अगर करेक्ट रीडिंग चाहिए तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि करेक्ट वेट के लिए नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा तो तुरंत टेंशन चेंज हो जाएगा, तो या तो सिस्टम ऊपर भागेगा या नीचे भागेगा। उसमें इतना टाइम ना लगाओ एनालिसिस करने में कि किधर भागेगा, वो अपने आप सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। अब आदमी का एफबीडी बना लीजिए, अब देखिए मैन का एफबीडी बना लीजिए। तो इस पर टी डैश का टेंशन लगा ऊपर, एन डैश का नॉर्मल रिएक्शन लगा ऊपर, और वेट वही लगा नीचे, कितना जो भी था इसका 30 G। अब ये आदमी भी ऊपर की तरफ भाग रहा है कितने से, ए से। क्या इक्वेशन बन जाएगी सेकंड बताइए, ये बन जाएगी टी डैश प्लस एन डैश और माइनस 300 कर दें 30 G को, इज इक्वल टू 30A, क्लियर, ये आ गया। और एन डैश की वैल्यू हमको पता है कितनी 600 न्यूटन, तो इसको हटा ही दे, फिर देख लो आराम से, इक्वेशन लिखी हुई है, हटा रहा हूं, ठीक है। एन डैश की वैल्यू लिखी हुई है 600 न्यूटन, वो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो जैसे इसमें पुट करोगे टी डैश प्लस 600 माइनस 300 इज इक्वल टू 30A, तो यहाँ से टी डैश प्लस 300 इक्वल टू आ जाता है 30A। अब एक काम करो टी डैश ये है तो टी डैश की वैल्यू इसमें आप रख दीजिए, तो 2 टी डैश को इधर ले जाओगे तो आ जाएगा 30A माइनस 300 माइनस 900 इज इक्वल टू 90A, तो ये आ जाएगा 60A माइनस 600 माइनस 900 इक्वल टू 90A, ठीक है, ये आ जाएगा 90A। तो अब जरा देखिए इधर जब इसको लाओगे तो ये आ रहा है माइनस 30A इक्वल टू आ जाएगा 1500, ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम नीचे भागेगा, तो A इक्वल टू आ जाएगा, इसमें कोई एरर हुई है, ठीक है, इसमें कोई एरर हुई है, इसमें यार थोड़ी सी एरर हो गई है। एक्चुअली जो आदमी का मास था वो 60 kg था और मैंने इस इक्वेशन में कितना ले लिया 30 kg ले लिया। प्लीज़ इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको दोबारा लिखना चाहूँगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली आदमी का जो मास है वो 60 kg है ना, थोड़ी एरर हो गई है, प्लीज़ यार, मैं 30 kg लिख गया हूँ, बॉक्स का मास है ना 30 kg, तो ये आ जाएगा।
तो देखिए आदमी का जब एफबीडी बनाओगे, एक बार फिर लिख देता हूँ, देखिए मैन का, तो इसके हाथ पे ये टेंशन टी डैश लगा, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन एन डैश ऊपर लगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 600 न्यूटन होगी, और ग्रेविटी का जो mg होगा वो 60g नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, ये लगेगा। तो इक्वेशन आएगी टी डैश प्लस एन डैश माइनस 60g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पूरा आदमी भी ऊपर की तरफ ए से जा रहा है तो आ जाएगा 60a, बस ये आ जाएगा। एन डैश की वैल्यू 600 न्यूटन है। थर्ड इक्वेशन चाहो तो लिख सकते हो एन डैश बराबर 600, ठीक है। अब देखिए एन इसमें वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा टी डैश प्लस 600 माइनस 600 बराबर 60a। इससे कैंसिल आउट हो गया, तो अब इस इक्वेशन में टी डैश की वैल्यू लिख दो, तो 2t डैश कितना है बताइए 60a माइनस 900 इज इक्वल टू 90a, तो ये आ जाता है 120a माइनस 900 इज इक्वल टू 90a। तो इधर आ गया, इधर ले जाओ इसको, तो ये आ जाएगा 30a बराबर 900, तो यहाँ से a बराबर आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और a की वैल्यू जब 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ से बताइए टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाती है, टी डैश आ जाएगा 60a और टी डैश की वैल्यू आ गई 1800 न्यूटन, ठीक, 1800 न्यूटन। यही हमको फाइंड आउट करना था कि आदमी इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो बताइए 1800 न्यूटन लगाएगा अगर इसको अपनी करेक्ट रीडिंग चाहिए थी। अगर मान लो आप ए को नीचे चला लेते तो वो सब अपना नेगेटिव वेगेटिव आने लगता तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते। आप लोग करके देख लीजिएगा, इतना कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये एक एलिवेटर है, एलिवेटर या लिफ्ट, एलिवेटर के अंदर एक एटवुड मशीन है, एक तरफ ए ब्लॉक है इसका मास m है और एक तरफ बी ब्लॉक है इसका मास 3m है, और एलिवेटर g/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुली ऑन द सीलिंग। देखिए जो पुली ने सीलिंग पे यहाँ पे फोर्स लगाया होगा वो वही लगाया होगा जो इसमें टेंशन आया होगा, मान लो टी डैश जो भी रहा होगा, ये टी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं आराम से। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत अच्छी बात कि जो टेंशन होता है वो रियल फोर्स होता है, वो किसी फ्रेम का मोहताज नहीं है। मतलब दुनिया के हर फ्रेम से सेम आएगा, चाहे आप ग्राउंड से करो चाहे आप एलिवेटर में बैठ के करो। और ये मैं आपको इतनी हिंट दे चुका हूँ, दोनों फ्रेम से मैं तो सॉल्व करा ही चुका हूँ। पर अब भैया कोई ईगो नहीं बनाना चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एलिवेटर वाले, हमेशा एलिवेटर के अंदर बैठ के ही सॉल्व करिए। और टेंशन एक रियल फोर्स है, उसकी वैल्यू हर फ्रेम से सेम आएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए एलिवेटर के अंदर बैठा देता हूँ आदमी को। अब देखिए ये जो ग्राउंड पर खड़ा होगा इसके रेस्पेक्ट में क्या ये भी ए नॉट से ऊपर जा रहा होगा, इसलिए ये जिसको भी ऑब्जर्व करेगा सूडो फोर्स लगाएगा, क्योंकि एलिवेटर के अंदर बैठा हुआ आदमी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है, ठीक। तो देखिए ओरली कर देते हैं क्या क्या फोर्सेज लगेंगे, देख लो। देखिए एक तो इस पर लगेगा mg, इस पर लगेगा 3mg, इसमें धागे का टेंशन मान लो t आया और वो टी डैश की वैल्यू तो हो ही जाएगी, कितनी बताइए 2t हो जाएगी, क्योंकि इसमें पुली में ऐसे लगेगा नीचे और पुली मासलेस है तो फोर्स बैलेंस होगा। अब देखिए ये जो ऑब्जर्वर है इसको भी देख रहा है और ये इसको भी देख रहा है, क्या बताइए लाल रंग का सूडो फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नीचे की तरफ इस पर भी लग जाएगा कितना ma0 सूडो फोर्स। सूडो फोर्स हमेशा ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट लगता है, तो ये a0 से ऊपर दौड़ रहा है तो सूडो फोर्स नीचे, तो इस पर लग जाएगा 3ma0 का सूडो फोर्स, ठीक। अब मान लीजिए ये पूरा सिस्टम किसी ए से भागा नीचे की तरफ और ये भी किसी ए से भागा। हाँ, ए का जो एक्सीलरेशन है वो ग्राउंड फ्रेम से नहीं है, ध्यान रखना। ये है एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स विद रेस्पेक्ट टू द एलिवेटर। ये एलिवेटर के रेस्पेक्ट में बच्चों, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर ग्राउंड फ्रेम से निकालना होगा तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, वो देख लेंगे। पर फिलहाल तो हम टेंशन पर फोकस कर रहे हैं। तो बताइए ए को क्या लिखेंगे? अब ए को लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर ही फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं,
ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर ही फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो ए इक्वल टू हो जाएगा एफ नेट अपॉन एम टोटल। अब देखिए ये विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर है, ध्यान रखना, विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो मास तो ऑब्वियसली स्केलर होता है, तो जो एफ हो जाएगा ये भी हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए किसी तरह का, इज इक्वल टू। अब एलिवेटर के रेस्पेक्ट में बस सूडो फोर्स ही तो जुड़ जाएगा। तो अब देखिए इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला फोर्स कौन है, 3mg प्लस ये सूडो फोर्स, और टेंशन का तो कोई रोल आता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा अपोज और यहाँ पर करेगा सपोर्ट, और दोनों क्या कर जाएंगे कैंसिल आउट, और यहाँ पर mg प्लस ma0 ये क्या करेंगे अपोज करेंगे, तो जो नेट फोर्स आ जाएगा चलाने वाला ये आ जाएगा 3mg प्लस, ये आएगा 3ma0 माइनस, ये आएगा mg माइनस ma0 और डिवाइडेड बाई टोटल मास हो जाएगा बच्चों इसका 4m। ये जो a आ जाएगा बताइए कितना आया, 3mg में से mg गया तो कितना आया 2mg, और ये आ जाएगा प्लस 2ma0 डिवाइडेड बाई 4m। a की वैल्यू निकल आएगी क्यों a0 और सब कुछ डाटा आपको पता है। इतना देख लो जरा, इतना देख लीजिए। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी यहाँ कर देते हैं, a इक्वल टू देखो m से तो m मर जाएगा दोनों में से, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 2a0 और a0 कितना है 4, ये आ जाएगा a0 है 2 तो 4 हो जाएगा, और अपॉन आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए टेंशन की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में वैल्यू लिख के निकाल लीजिए, तो इसको हटा दूं यहाँ से, इसको हटा देते हैं, ठीक है। किसी एक ब्लॉक का बीडी बना लीजिए, तो एलिवेटर के रेस्पेक्ट में इसका बना लीजिए, तो देखिए 3m विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो एलिवेटर के रेस्पेक्ट में 3m का जब बीडी बनाओगे तो a से नीचे जा रहा है, तो बताइए इसको कौन घसीटेगा, ये घसीटेगा इसको 3mg प्लस 3ma0, ऊपर लगेगा टेंशन t माइनस t बराबर क्या लिखेंगे बताइए 3ma, और a की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हो, तो ये आ जाएगा m सब में से मर गया, तो ये आ जाएगा 3g 30 प्लस 3a0 बोले तो कितना 2 माइनस t बराबर 3a बोले तो कितना 6, तो ये आ जाता है 36 माइनस टी बराबर 18, तो टी बराबर आ जाता है 18 न्यूटन। चेक करो, तो बताइए इसमें जो टेंशन होगा टी डैश की वैल्यू कितनी आएगी बताइए 2t, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए 36 न्यूटन आ जाएगी, इसका आंसर 36 न्यूटन आंसर आ जाएगा। अगर अब देखिए इसमें एक एडिशनल चीज़ और समझा देता हूँ, अगर m और 3m का एक्सीलरेशन ग्राउंड फ्रेम से बताना हो, जरा मैं फाइंड आउट कर देता हूँ, इतना करिए पहले, इतना करिए पहले, ठीक है। चलिए तो a तो क्लियर है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलिए हटा दें इसको। अब देखिए ये जो a0 है ये तो है बेटा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और a है ये है विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। अब देखिए एक्सीलरेशन ऑफ 3m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू, आप लिखेंगे एक्सीलरेशन ऑफ 3m विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर प्लस एक्सीलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही आएगा। अब इसको मैंने आपको एरो फॉर्म में लिखना बताया था, सबसे आसान बता चुका हूँ, देखिए कैसे। अब 3m विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर में बैठ के जब 3m को देख रहे थे वो a से नीचे आ रहा है, तो ये वेक्टर नीचे बना दिए, a कितने का बताइए 6 का वेक्टर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिख दिया, केवल यूनिट नहीं लिखा है। प्लस एलिवेटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये वेक्टर है, वो 2 से ऊपर जा रहा है, तो इसको 2 लिख दीजिए, ऊपर छोटा लिख दीजिए 2। तो बताइए ये जो रिजल्टेंट बचेगा ये वेक्टर ज़्यादा ये कम है, तो नीचे की तरफ कितना बचेगा बताइए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचेगा। तो ये ग्राउंड फ्रेम से एक्सीलरेशन आएगा किसका 3m का। बिल्कुल उसी तरीके से आप लिख देंगे इसका, अगर आपको वो भी लिखना हो स्मॉल m का, तो देखिए एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू
एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर प्लस एक्सीलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू, अब बताइए स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर क्या बताइए, ए से ऊपर की तरफ है, प्लस ए की वैल्यू पता है ना 6, एक मिनट 6 ही लिखो इसको, 6 प्लस एलिवेटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऊपर की तरफ कितना 2, तो मिला के कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एकदम आसान, इस तरीके से करो क्वेश्चन, इस तरीके से करिए क्वेश्चन को। चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, IIT में आ चुका है मेंस में, नीट के लिए भी अच्छा सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। अ लिफ्ट इज गोइंग अप, एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। द टोटल मास ऑफ द लिफ्ट एंड द पैसेंजर्स इज 2000 kg, 2000 kg टोटल मास है, मतलब लिफ्ट और जितने भी आदमी उसके अंदर बैठे हुए हैं। द वेरिएशन ऑफ द स्पीड ऑफ लिफ्ट इज एज शोन इन फिगर। अब देखिए स्पीड का वेरिएशन ये दिया हुआ है, यहाँ से बढ़ रही है, जैसे ये O है A और ये B, ये मान लो C, तो O से A में लगातार इंक्रीज कर रही है, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट यहाँ डिक्रीज कर रही है। तो यार इसमें थोड़ा सा काइनेमेटिक्स का रोल है, याद करो। देखिए यार ये स्लोप कांस्टेंट है, तो ये जो dv/dt होता है ये एक्सीलरेशन होता है, तो मैं पहले ही फाइंड आउट कर दूं। तो देखिए एक्सीलरेशन हो जाएगा दिस अपॉन दिस, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अच्छा यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना होगा, 0 होगा, डायरेक्ट बोल देता हूँ, क्योंकि dv/dt क्या हो जाएगा इतने पार्ट के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है। और देखो इसमें रिटार्डेशन होगा, ठीक है, क्यों स्लोप नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा, चेक कर लो, क्योंकि दिस अपॉन दिस लिखेंगे तो 8 और ये कितना है 2, तो ये रिटार्डेशन हो जाएगा। तो इतने पार्ट में क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, इतने पार्ट में रिटार्डेशन होगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ से यहाँ एक्सीलरेशन ये कांस्टेंट, मतलब फोर्स बैलेंस होगा, और यहाँ पे रिटार्डेशन होगा। अब किस किस समय पूछा है, t = 1 सेकेंड, तो t = 1 सेकेंड देखो ये आ जाएगा, ठीक है, ये t = 1 सेकेंड आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और t = 6 सेकेंड यहाँ पर आएगा, ठीक है, और t = 12 सेकेंड यहाँ पर कहीं पर आएगा, ठीक है। तो तीनों केस डिस्कस करने हैं जरा। अब मैं इसको हटा के बना देता हूँ इधर, ठीक है, पीछे वाले पेज पे कर दूँ या यहीं कर दूँ, ठीक है, चलो यहीं कर देते हैं। लिफ्ट का मास 2000 kg याद रखना, ठीक है। अब देखिए कुछ है नहीं, इधर देखिए, अब देखिए ये लिफ्ट है, हमें उस धागे में टेंशन पूछा है जो लिफ्ट को ले जा रहा है। अब इसमें बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं, जो भी हैं, इसमें टेंशन T। अब हम कर देते हैं पहले t = 1 सेकेंड पर। तो t = 1 सेकेंड पर जो एक्सीलरेशन होगा वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि O से लेके A में स्लोप हर जगह सेम है, तो 0 से 4 सेकंड में कोई भी टाइम ले लेंगे, हर मोमेंट पर एक्सीलरेशन की वैल्यू यही रहेगी। तो इस समय ये कितने से ऊपर की तरफ भाग रहा होगा बताइए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भाग रहा होगा। अच्छा टोटल वेट है 2000 kg, तो 2000 g नीचे की तरफ लगेगा। तो बताइए टेंशन क्या आ जाएगा, इसको T1 लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे बताइए, T1 - 2000 g बोले तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू 2000 A की वैल्यू कितनी है 2, तो T1 = आ जाएगा 20,000 प्लस ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000, तो ये T1 की जो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 24,000 आ गई, इतने न्यूटन, ठीक है, इतना लिख लो, 24,000 वैल्यू आ जाती है। एकदम आसान, ठीक है, हटा दें। अब देखिए सेकंड पार्ट देख लीजिए, सेकंड देख लीजिए, सेकंड में कह रहा है t = 6 सेकंड, तो 6 सेकंड पे देखिए 6 सेकंड पर एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा। फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा, फोर्स यहाँ पर बैलेंस होगा। तो अब अगर फोर्स बैलेंस है तो A की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अब मान लो टेंशन आ जाता है T2 का, नीचे तो वही लग जाएगा फिर से 2000 g, और एक्सीलरेशन 0 तो फोर्स बैलेंस होगा, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 2000 g, एंड T2 = आ जाएगा 20,000 न्यूटन। आराम से कर लीजिए।
ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कितना आसान है, देखिए आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है। अब इस वाले पार्ट में क्या है कि रिटार्डेशन है, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, तो हटा दो इसको, थर्ड वाला कर लीजिए। थर्ड में जो पूछा है वो पूछा है टी इक्वल टू 12 सेकेंड पर, तो इसमें 12 सेकेंड पर रिटार्डेशन है। देखिए भले ही स्पीड ऊपर की तरफ रहेगी पर ए नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। और टेंशन मान लो इस समय कितना आ जाता है T3 का, और इसमें जो भी पैसेंजर्स हैं सबका मिला के वेट तो 2000 जी नीचे की तरफ ही लगेगा। अब ध्यान रखना वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं होता है डायनेमिक्स की इक्वेशन को, डायनेमिक्स की इक्वेशन को एक्सीलरेशन और फोर्स से लेना देना होता है। तो बताइए क्या इक्वेशन बन जाएगी इसके लिए, क्या इक्वेशन बन जाएगी इसके लिए, बताइए इसके लिए बन जाएगी। अच्छा ए की वैल्यू कितनी है, नीचे की तरफ 2 ही है, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इक्वेशन बनेगी इसके लिए 2000 जी माइनस T3 बराबर आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए तभी तो नीचे की तरफ ए होगा, ये आ जाना चाहिए 2000 ए बोले तो कितना 2, ठीक है। तो T3 इक्वल टू आ जाएगा 20,000 माइनस 4,000 एंड दिस इज इक्वल टू 16,000 न्यूटन, 16,000 न्यूटन आ जाएगा, आराम से लिख लीजिए 16,000 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए ये भी देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन। एक एलिवेटर है, एलिवेटर के अंदर एक इनक्लाइन प्लेन है, इनक्लाइन प्लेन के टॉप पर एक एम का मास रखा हुआ है। ये एलिवेटर ग्राउंड फ्रेम से G/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है। एलिवेटर का लेंथ बेस लेंथ 5 मीटर दिया हुआ है। सवाल पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉक्स टू रीच द बॉटम, कितने समय में ये बॉटम पर पहुंच जाएगा। हाँ ये सब मान लेना, लिखा नहीं, बाद बाकी लिख भी देता है एग्जाम में तो, कि इस ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ा गया होगा विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। चाहो तो लिख लो, नहीं मैंने बोल दिया है कि द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, ठीक है। अब सबसे इसमें अच्छी बात बताइए आपको, देखिए ये सब बातें हम बार बार बोलते रहते हैं और यही कॉन्सेप्ट होते हैं। ये जो टाइम होता है, टाइम किसी भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब टाइम के कैलकुलेशन चाहे आप ग्राउंड फ्रेम से कैलकुलेट करो चाहे एलिवेटर के अंदर बैठ के कीजिए, टाइम हर फ्रेम से सेम आता है। ओके, टाइम इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। और ये पहले ही बता चुका हूँ कि ये एलिवेटर वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब तभी आसान होंगे जब इनको आप सॉल्व करोगे विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। हाँ एलिवेटर के अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर, फिलहाल बताइए क्या ये भी ऊपर की तरफ G/3 से जा रहा होगा कि कहाँ से, बताइए ग्राउंड से, तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो सूडो फोर्स का रोल आ जाएगा बस, बाद बाकी कोई बात नहीं होती है, उसके बाद आसान होती हैं चीज़ें, एक सूडो फोर्स का रोल आ जाएगा केवल, ठीक है। तो चलिए हम विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर ही सॉल्व कर देते हैं। चलिए एल का लेंथ है इसका, ठीक है, एल का लेंथ है, ये 5 है, इसको जरा फाइंड आउट कर देते हैं एल कितना होगा पहले। तो हम लगा देते हैं कॉस 37 इक्वल टू 5/L, तो कॉस 37 होता है 4/5 इक्वल टू 5/L, तो यहाँ से L इक्वल टू आ जाता है, आपको बता दूँ 25/4। पहले तो ये वैल्यू याद कर लो, दिमाग में ले लो, L की वैल्यू कितनी है बताइए, ये 25/4। अब देखिए एलिवेटर के रेस्पेक्ट में जब आप इसको देखोगे, एक डायग्राम और बना दूँ क्या, चलो बना देता हूँ। एलिवेटर के रेस्पेक्ट में जब आप इसको देखोगे, ठीक, मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ भैया, देख लो एलिवेटर के रेस्पेक्ट में जो जो फोर्सेज लगे जरा बताइए क्या लगा। देखिए mg इधर लगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा, और कोई फोर्स नहीं लगा क्योंकि स्मूथ सरफेस है। लेकिन एलिवेटर फ्रेम से क्या एक लाल रंग का सूडो फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, वो लगेगा एक्सीलरेशन के अपोजिट। तो एलिवेटर के अंदर बैठा हुआ आदमी ग्राउंड फ्रेम से G/3 से ऊपर जा रहा है, इसलिए लाल रंग का सूडो फोर्स इधर आ जाएगा नीचे, लाल रंग का सूडो फोर्स आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा नीचे, कितना बताइए mg/3। हमने जानबूझ के इस तरह से बनाया। अब देखिए कुछ है नहीं इसके अलावा, अब आप इसके कंपोनेंट कर लीजिए। इधर जो कंपोनेंट आएगा देखिए क्या mg को सपोर्ट कर रहा है, तो देखिए एक तरह से mg प्लस mg/3 दोनों को इकट्ठा जोड़ लो, इससे फ़ायदा होता है, तो ये आ जाएगा 4mg/3। क्लियर हुआ। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 4mg/3, और ये एंगल कितना है 37, ये आ जाएगा sin 37। क्लियर हुआ। और इधर जो कंपोनेंट आ जाएगा, इधर जो कंपोनेंट आ जाएगा ये आ जाएगा
4 mg/3 और cos 37, इस डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस है। अब मान लो एलिवेटर के रेस्पेक्ट में किसी ए से भागा, तो ए ध्यान रखना किस फ्रेम से है, विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर है, तो ए की जो वैल्यू निकलेगी जरा निकाल लीजिए, इस डायरेक्शन में लगा दीजिए अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, लगा दीजिए जरा इसको, ठीक है, कैलकुलेट करें। चलिए क्या हो गया, कहीं से लॉक हो गया क्या, हैंग कर गया क्या यार, स्लाइड करना चाह रहा है, हो नहीं रहा, चलो खैर कोई नहीं, ठीक है, पीछे वाले पेज पे कर देंगे। ठीक है यार, ए फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एक काम करो, एल की वैल्यू आपने लिख दीजिए, तो ए यहीं फाइंड आउट कर देता हूँ, ए यहीं फाइंड आउट कर देता हूँ। अब बताइए ए जो आएगा डायरेक्ट, बताइए ए, बताइए इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है नेट। देखिए नॉर्मल रिएक्शन तो इस 4 mg cos 37 को 4 mg/3 cos 37 को बैलेंस करेगा, और इस डायरेक्शन में 4 mg/3 sin 37 लग रहा है, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे एफ नेट अपॉन एम, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, ये है 4 mg/3 sin 37, sin 37 जमाने से 3/5 होता है, और मास एम है, एम से एम मर गया, 3 से 3 मर गया, तो जो ए की वैल्यू आ जाती है प्यारे बच्चों, ये आ जाती है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है, चेक कर लो, देखिए 5 से 2 बार जाएगा, 2 चौक 8, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब एक तरह से ये हो गया क्वेश्चन कि इस एलिवेटर के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर भाग रहा है, और इसको बॉटम पर पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, और एक्सीलेशन कांस्टेंट है, यही डायरेक्शन क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। अब सीधे सीधे इक्वेशन लगा दो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर तो यू इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे टी इक्वल टू टी पर ये पहुँच गया। वेलोसिटी नहीं पूछी है, केवल टाइम पूछा है, इसको हटा दूँ, इतना इतना हटा दूँ, ए की वैल्यू आपको पता लग गई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंक्लाइन प्लेन का लेंथ भी आपको पता लग गया कितना, 25/4, ठीक है। तो यूजिंग S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू द एलिवेटर, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में यूज करते हुए तो आप यूज करेंगे S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S बताइए कितना, यहाँ से यहाँ तक ये है 25/4, U तो 0 होगा विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, प्लस हाफ, ए कितना है बताइए 8, और टी का स्क्वायर, टी फाइंड आउट करना था, तो ये आ जाएगा देखिए 25/4 इक्वल टू 4t स्क्वायर, तो यहाँ से t इक्वल टू चेक करो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 5/4 सेकेंड, तो t इक्वल टू 5/4 सेकेंड में ये बॉटम पर पहुंच जाएगा। तो जितने भी एलिवेटर के क्वेश्चंस होते हैं सब आप एलिवेटर में बैठ के करिए, और टाइम किसी भी फ्रेम पर डिपेंड करता नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और देखिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, तो यार ध्यान रखना कभी भी न्यूमेरिकल्स में अपने में केवल न्यूमेरिकल्स ही नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट भी होते हैं, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स के साथ ही बताए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझिए, इसको तो याद कर लेना, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, यार कुछ चीज़ें याद कर लेने से बहुत फ़ायदा होता है यार, प्लीज़ मैं ये नहीं कह रहा रट लो, समझा तो पूरा रहा ही हूँ, पर अगर थोड़ा सा माइंड सेटअप हो जाता है ना तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। देखिए कैसे, जैसे ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उसको हटा देता हूँ पहले तो, देखिए ये देखिए, ये ट्रॉली है, ठीक, ये एंगल थीटा है, सरफेस अभी स्मूथ है, अभी मान लो ट्रॉली रेस्ट में, अभी ये रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में, ध्यान से सुनना, तो अगर ये m का मास है, अगर मैं इसको यहाँ से रिलीज कर दूँ तो हमारी आपकी बातें हो चुकी हैं, ये a इक्वल टू जी साइन थीटा से दौड़ने लगता है,
और अब हम बस इसमें क्या चाहते हैं, ये दौड़े नहीं, तो दौड़े नहीं तो क्या करेंगे बताइए। तो अब इसको पीछे खींचोगे, नहीं पीछे खींचोगे तो और तेज दौड़ेगा, क्यों, नॉर्मल रिएक्शन का सपोर्ट रुक जाएगा। तो इसको क्या करना होगा, हमको किसी भी तरीके से रोकना है। तो रोकने के लिए आपको फीलिंग आ रही होगी और वो फिजिक्स से थोड़ी देर में एक्सप्लेन होगा कि क्यों रुक जाता है। तो देखिए, उसको रोकने के लिए आपको इस ट्रॉली को एक धक्का देना पड़ेगा या एक एक्सीलरेशन से चलाना पड़ेगा। तो यही सवाल पूछा है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द, इसको हटा दो, ठीक है, तो समझाने के लिए था। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रॉली, find the acceleration of the trolley so that block does not slide on the trolley। तो ये ब्लॉक ट्रॉली पे स्लाइड ना करे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर स्लाइड नहीं करेगा, तो अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्लियर कर लिया, इसको हटा देता हूं, ठीक है, इसी जगह में लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए, अगर ये वेस्ट ब्लॉक ट्रॉली पे स्लाइड नहीं करेगा, तो अब मान लीजिए इसको हमने एक के एक्सीलरेशन से दौड़ा दिया, तो अगर स्लाइड नहीं करेगा तो इसका मतलब हम ये ग्राउंड फ्रेम से कहेंगे दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ये बात कहेंगे। और ट्रॉली पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर कहेगा कि ये मूव नहीं कर रहा है, या ये कहो कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन स्मॉल एम एंड ट्रॉली। इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, इसका, ठीक है, इसके बीच में मास मान लो कैपिटल एम है, अभी जरूरत नहीं है। तो हम कहेंगे कि if small m does not slide on the trolley, अगर ये ट्रॉली पे स्लाइड नहीं करेगा तो इसका मतलब होगा डज नॉट स्लाइड ऑन द ट्रॉली, दिस मीन्स इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। तो या ये को कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, या देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ट्रॉली एंड ब्लॉक। तो ब्लॉक और ट्रॉली के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ब्लॉक और ट्रॉली के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो ये ऑब्जर्वर इसको क्या बोलेगा, रेस्ट बोलेगा, ठीक है। बस अब रेस्ट के कंडीशन बना दो, इसमें कुछ है ही नहीं। तो देखिए क्या क्या इक्वेशन लगेगा, समझना जरा प्लीज। देखो mg sin थीटा इधर लगेगा, खुशी खुशी लगा दो, कुछ है नहीं, एक लाइन में आएगा। mg cos थीटा इधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, कुछ है ही नहीं। और देखिए ट्रॉली पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर, क्या ये भी ट्रॉली के साथ ए से जा रहा होगा, ये भी ट्रॉली के साथ ए से जा रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा तो ये इधर लगाएगा एक लाल रंग का सूडो फोर्स, ठीक, लाल रंग का सूडो फोर्स, ठीक है। तो अब देखिए जरा मैं यहीं पे बना दूं फोटो, या इसको हटा दूं, चलो इसको हटा देता हूं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान से देख लेना। तो देखिए ट्रॉली फ्रेम से, अब देखिए ये थीटा है, तो यहाँ पर ये एंगल कितना आएगा, थीटा ही आएगा। तो इस सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, कितना, एम ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना, एम ए साइन थीटा। तो अलोंग द, देखो ध्यान रखना इधर तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछा है, पर चलो अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछता भी तो हम लोग इक्वेशन ये लिख देते, ये इक्वेशन लिख देते। देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा, देखिए किसको, एम जी कॉस थीटा प्लस सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा कितना बताइए, एम ए साइन थीटा, ठीक। और सेकंड इक्वेशन, अगर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कोई भी मोशन नहीं है इसके रेस्पेक्ट में, रेस्ट में, तो इस डायरेक्शन में फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा बराबर, इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा तो ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा, एम से मर जाएगा तो ए इक्वल टू आ जाएगा जी टेन थीटा। यार मैं यही गोल्डन पॉइंट आप लोगों को याद कराना चाहता हूँ, टू बी रिमेंबर, प्लीज यार याद करो, नीट वाले स्टूडेंट विशेष रूप से, टू बी रिमेंबर। तो बताइए ट्रॉली को अगर स्मूथ सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक
रखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि ट्रॉली और ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, तो ट्रॉली को इस डायरेक्शन में, ध्यान रखना ये नहीं कि पीछे चला दो, इस डायरेक्शन में, इतनी तो फीलिंग आती है। अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो और तेज गिरेगा ये, ठीक है भाई। क्यों गिरेगा? क्योंकि समझ रहे हो कि सूडो फोर्स भी इधर लग जाएगा, फिर उसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, वो सब क्लियर है। तो इधर वैसे नॉर्मली भी दिखाई दे जाता है कि इधर चलाएंगे तभी रुकेगा। तो ए इक्वल टू जी टेन थीटा से आप इसको दौड़ाओगे तो ये रिलेटिव मोशन नहीं होगा, इसको याद कर लो। ए इक्वल टू जी टेन थीटा से दौड़ाओगे तो कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है। हटाएं इसको। चलिए अब देखिए, अब फाइनली आपको ये याद हो गया। अब जरूरी नहीं ट्रॉली बनाए, कई बार ये देखो ऐसे वेज बना देगा, ठीक है, वेज बना देगा। अच्छा, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मास कोई भी ले लो, तो देखिए जैसे ये है, ठीक है। तो अब देखो इधर मत दौड़ा देना इसको, इधर। तो अगर हम ये ऐसे आएगा क्वेश्चन, इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो कितने ऐसे दौड़ाना पड़ेगा? जी टेन थीटा, जी टेन 37 और 1037 3/4, तो ये आ जाएगा 3g/4 या ये आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने एक्सीलरेशन से आप इसको वेज को दौड़ाओगे तो ये रिलेटिव मोशन नहीं होगा। फिर कई बार पूछ लेता है कि उस समय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो वो भी देखो निकल आएगा एकदम आसानी से। देखो कैसे निकलेगा, आपको समझा दें। देखिए इधर इधर लगेगा वही mg साइन थीटा, अगर पूछना है तो निकाल देते हैं। इधर लगेगा mg कॉस थीटा, इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन n, और इधर आया था लाल रंग का सूडो फोर्स, इधर आया था देखिए लाल रंग का सूडो फोर्स, ये एम है। एकदम बच्चों की तरह किया करो। ये एंगल थीटा बनेगा, ठीक। तो जो नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, बताइए वो कितना बनेगा? नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, एक तो बनेगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। थीटा आपको पता है, ए आपको पता है, ये सारी वैल्यू लिख दोगे तो नॉर्मल रिएक्शन का आंसर आ जाएगा। क्लियर? नॉर्मल रिएक्शन का आंसर आ जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए। अब सुनिए जरा, अब सुनिए, अब देखिए एक कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ये ट्रॉली है, 3 डायग्राम बनाते हैं इसमें, एक बीच में बनाते हैं। ये वेज ले लो, कुछ भी ले लो। अब ध्यान से देखना, ये अगर मैंने थीटा ले लिया, तीनों सेम ले रहा हूं, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में चीज़ें काम आती हैं, बहुत अच्छी, ठीक है, बहुत अच्छी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आती हैं। तो अब देखिए अगर ये ब्लॉक इस पर स्लाइड ना करे तो इसको कितने से दौड़ाना होगा? ए बराबर जी टेन थीटा। अब देखिए अगर ये ए की वैल्यू लेस देन जी टेन थीटा होगी, ध्यान रखना, तो ये नीचे की तरफ हल्का फुल्का स्लाइड करेगा, ठीक है, ये ए से स्लाइड करेगा। कितना ओ ए होगा वो कैलकुलेशन से आ जाएगा। और अगर ए की वैल्यू, ध्यान रखना, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जी टेन थीटा ले लें, ठीक है, लिख देता हूं दोबारा, यहां पे मान लो इस ए की वैल्यू ग्रेटर देन जी टेन थीटा है, ओके, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जी टेन थीटा है, तो ध्यान रखना ये ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा, इधर भाग जाएगा किसी ए डैश से, और ए बराबर जी टेन थीटा होगा। तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो ट्रॉली पे बैठा होगा क्या बोलेगा? इसको रेस्ट बोलेगा। तो कम होगा तो इधर स्लाइड करेगा, ज़्यादा होगा तो ऊपर की तरफ भाग जाएगा। क्यों भागा जाएगा, क्या होगा, सारी कहानी अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी, एक माइंड सेटअप कर लो। क्योंकि असल में क्या होगा, जब ए ज़्यादा होगा तो देखो सूडो फोर्स इधर लगेगा, तो उसका ये कंपोनेंट एम जी साइन थीटा से ज़्यादा हो जाएगा, तो इधर भागने लगेगा। जब ए की वैल्यू जी टेन थीटा से कम होगी तो सूडो फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो एम जी साइन थीटा से कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए इधर भागने लगेगा ये। और जब जी टेन थीटा होगा तो सूडो फोर्स का अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट एम जी साइन थीटा को एग्जैक्ट बैलेंस करेगा, इसलिए वो कहीं भी नहीं भागेगा और किस में बना रहेगा? रेस्ट में बना रहेगा, ठीक है, किस में बना रहेगा? रेस्ट में बना रहेगा। क्लियर? अब देखिए इस पर बेट काफी क्वेश्चंस एग्जाम में रहते हैं, उन क्वेश्चंस को एक एक करके जरा मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा, मान लीजिए, देखिए अब जो एग्जाम लाइक क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस, मान लो ये एंगल है 37 है, ठीक है,
ट्रॉली बना दी। स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन अभी पढ़ाया नहीं हमने आपको। मान लो इसका मास है 10 kg और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये 2 kg का। अब सवाल पूछेगा इस पर फोर्स कितना लगा दें, F बराबर क्या, पहला सवाल। तो फाइंड द F so that नो रिलेटिव, या सीधे लिख दो, so that 2 kg ब्लॉक डू नॉट स्लाइड, 2 kg का ब्लॉक स्लाइड ना करे, 2 kg का ब्लॉक स्लाइड ना करे। तो इसमें F की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सुनो। अब आपको ये पता है, ध्यान से सुनना, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनना। देखो ये पता है अब आपको, यार जैसे चलाऊं वैसे चलना प्लीज़ 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 प्लीज़। अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है और ये एंगल आपको पता है, तो आपको ए पता है ना डायरेक्ट, कितना, जी टेन थीटा, ये पता है। तो जी टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 3/4, ये आपको पता है। तो इसका मतलब F का फोर्स लगाने के बाद, F का फोर्स लगाने के बाद, प्लीज़ F का फोर्स लगाने के बाद इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए बताइए, जी टेन थीटा हो जाना चाहिए। ये मेन पॉइंट है। अब देखिए पूरे सिस्टम को देख लो, अब पूरे सिस्टम का एपीडी बना लो, ध्यान से सुनना। देखो नॉर्मल रिएक्शन ये यहाँ पे इनके बीच में ये लगेगा, यहाँ से पहियों से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा और वर्टिकल में ग्रेविटी लगेगा। तो ये तो हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वर्टिकली अप और ग्रेविटी लगेगा वर्टिकली डाउन। तो ध्यान से देखना बच्चों की तरह, हॉरिजॉन्टल में एकमात्र एक्सटर्नल फोर्स केवल F है। तो फॉर हॉरिजॉन्टल F इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, m टोटल इंटू A लिख देंगे। और F आपको फाइंड आउट करना है। टोटल मास कितना है बताइए, 12 kg, और A कितना है बताइए, 3g/4। तो यहाँ से आ जाता है मेरे और आपके हिसाब से 4 से 3 बार मरेगा और ये आ जाएगा 3 × 9, 9 से आ जाएगा 90 न्यूटन। तो आपको 90 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो स्मॉल, तो 2 kg और 10 kg के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो एक तो उसी से ये क्वेश्चन बनता है। अगर आपको जी टेन थीटा याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होने लगते हैं यार, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होने लगते हैं अगर आपको जी टेन थीटा याद है तो, जी टेन थीटा याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होने लगते हैं यार। देखो फिर दूसरा क्वेश्चन एससीबी का इसके अंदर जो बनता है वो देखिए, एससीबी का क्वेश्चन है। फिर चलिए मान लिया हमने इसको 10 kg ले लिया, एंगल 37 ही ले लिया, इसका मास 2 kg ही ले लिया, चलो 5 kg कर देते हैं, ठीक। अब देखो इसको इस तरह से एससीबी के अंदर ही है। अब यहाँ पे एक ब्लॉक लटका दिया, ध्यान से सुनना। अब m की वैल्यू पूछिए, सब कुछ स्मूथ है, m बराबर क्या, ठीक है, मास की वैल्यू क्या होगी, हैंगिंग मास कितना होना चाहिए, सो दैट there is no relative motion between 5 kg and 10 kg। तो 5 kg और 10 kg के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए कैपिटल M की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी भी बच्चों की तरह कर दूंगा मैं, उसको सवाल को देखना, इसको हटा दूं पहले यहाँ से, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए देखिए एक लाइन में आएगा ऑब्जेक्टिव तरीके से, देखना ध्यान से यार। अब हमें पता है इस सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए बताइए। अब सिस्टम का होना कितना चाहिए इसका बताइए, ये होना चाहिए A बराबर जी टेन थीटा, याद आ गया, बस डायरेक्ट हो जाएगा A बराबर जी टेन थीटा। अब आप ये बताइए, इतना हमने एटवुड मशीन में आपको सब पढ़ाया है, बताइए यहाँ पे किसी भी तरीके का मास हो, किसी भी तरीके का, ठीक है, सब हमने बता दिया यार। ये मान लो M1 है, ये मान लो M2 है, तो ये A से भागता है, ये भी A से भागेगा। तो A बराबर होता क्या था बताइए, बताइए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना। तो यार देखो इसको चलाने वाला केवल M1G होता है यार, इसका जो M2G नीचे लगा होगा और बाद बाकी नॉर्मल रिएक्शन तो वर्टिकल में लगेगा ये, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दोनों के बीच में वो हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। ये वर्टिकल अप लगेगा और mg नीचे लगेगा, और ये टेंशन इसमें T जो आएगा, टेंशन जो T आएगा
वो मोशन को ना सपोर्ट करेगा ना अपोज करेगा। तो ए बराबर सीधे सीधे कितना लिख देते हैं बताइए, m1g अपॉन m1 प्लस m2। ये डायरेक्ट लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, m1g अपॉन m1 प्लस m2, ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो बताइए यहाँ पे अगर a इक्वल टू जी टेन थीटा इसका होगा तो यही एक्सीलेशन इसका होगा, a बराबर जी टेन थीटा होगा कि नहीं होगा। तो बताइए इसका a इक्वल टू जी टेन थीटा इक्वल टू डायरेक्ट लिखना। अब इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला तो इसी का वेट होगा, इसी का वेट होगा केवल कैपिटल एम जी, यही चलाएगा इसको। तो ये लिखेंगे कैपिटल एम जी अपॉन टोटल मास। बताइए टोटल मास होगा m प्लस 10 प्लस 2 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। क्लियर हो गया। यहाँ से कैपिटल एम ही अननोन है, इजीली सॉल्व होके आ जाएगा। इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है, इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो बताइए यहाँ से इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो जी टेन टेन थीटा बराबर 3/4 बराबर ये आ जाएगा m निकालना है इंटू 10 डिवाइडेड बाई m प्लस 15। 10 से 10 मर गया, ये आ गया 3m प्लस 45 इक्वल टू 4m। ठीक 4m, ठीक है 4m। तो ये आ जाता है m बराबर 45 kg। चेक कर लो, m बराबर 45 kg। तो m की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 45 kg, m बराबर आ जाता है 45 kg। ठीक है, एकदम आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पर आधारित। देखिए ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये सब क्वेश्चंस आपको अगर कॉन्सेप्ट मैं ना बताऊं तो समझ लो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन बहुत आसान होंगे। ठीक है, सभी सरफेस स्मूथ है। पहले तो आपको बता दें ये 2 kg का वेज है, 1 kg का ब्लॉक है और 37 डिग्री का एंगल है और ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़ रहा है। कुछ ऑप्शंस हैं कि ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू वेज, ब्लॉक हैव एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू वेज, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इज 11 न्यूटन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। जरा सबसे पहले देखिए स्टार्ट कहाँ से होगा। आप पहले ये कर लो कि इसका जो एक्सीलरेशन है वो जी टेन थीटा से कम है कि ज़्यादा है कि जी टेन थीटा के बराबर है। तो पहले आप ए की वैल्यू निकालो जी टेन थीटा। तो जी टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 3/4, तो ये आ जाता है 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलेशन कम है, ध्यान रखना। तो अगर 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वेज दौड़ता तो ये ब्लॉक और वेज और ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। पर ये क्योंकि एक्सीलेशन ज़्यादा है और ये कम है जो दिया हुआ है, इसका मतलब ये इधर भागेगा ए से और इसके रेस्पेक्ट में भागेगा ये। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ए से भागेगा। ठीक है, या ए डैश कर दो, चलो ए डैश से भागेगा। ओके, हाँ अगर ये एक्सीलेशन 10 होता तो ऊपर भागता, सारी बात बता चुका हूँ। ठीक है, तो एक तो हमें ए डैश निकालना है और इनके बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो निकाल देते हैं दोनों, यही क्वेश्चंस में पूछे, जो मैच कर जाए वो बता देंगे। ठीक है, तो पहला तो गलत हो ही गया, तो इनमें से देखना है दो कौन से सही हैं। तो दोनों कैलकुलेशन कर लेते हैं, कुछ है थोड़ी, दोनों कैलकुलेशन कर लेते हैं, कुछ है थोड़ी, देख लेते हैं। दोनों कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए देखो, अब देखिए डायरेक्ट कर देते हैं जरा इसको। ठीक है, छोटा कर लें इसको थोड़ा सा, 5 लिख दें केवल। ठीक है, अब देखिए इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन एन आ गया, इधर कंपोनेंट एम जी का लगेगा एम जी साइन 37, इधर लगेगा ये एम जी कॉस 37, और बताइए लाल रंग का सूडो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। कितना लगेगा, इसका मास 1 kg है तो सीधे 6 लगा दूँ क्या, मज़ा नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है, एम ए लगा दो, ए नॉट। अब सही है,
इसका ये जो कंपोनेंट आएगा देखिए ये भी 37 आएगा, ठीक है, 37 का एंगल आएगा ये, तो ये आ जाएगा एम ए नॉट कॉस 37, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एम ए नॉट कॉस 37, ठीक है, और ये इसके रेस्पेक्ट में किसी ए से भाग रहा है। ये क्वेश्चन आ गया। इसका मास कितना है बताइए, 2 kg, इसका मास कितना है 1 kg, ठीक है। लिख देते हैं इक्वेशंस, इसको हटा दें इधर से। इक्वेशंस लिख देते हैं। देखो अब पहले ए को निकाल देते हैं, तो ए डायरेक्ट, ए बराबर, बताइए इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, ये लगेगा mg sin 37, ठीक है, माइनस इधर सूडो फोर्स का कंपोनेंट है कितना, एम ए नॉट कॉस 37, और डिवाइडेड बाई एम आ जाएगा, तो एम से मर जाएगा, एम इसी का ले लिया 1 kg वाला, ठीक है। तो ए इक्वल टू आ जाएगा, जी होता है 10 sin 37 जमाने से 3/5 माइनस ए नॉट कितना है 5, ये आ जाएगा 4/5, तो ये ए इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस कितना आ गया 4 बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो शायद बी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में दिया था कि इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन वेज के रेस्पेक्ट में कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब होगा कितना बताइए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए बी ऑप्शन जो दूसरा था वो गलत हो गया। अब नॉर्मल रिएक्शन में डायरेक्ट फाइंड आउट कर देता हूँ। देखिए एन, इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो एक तो एम जी कॉस 37 को बैलेंस करेगा, प्लस एक बैलेंस करेगा सूडो फोर्स के कंपोनेंट को, जो कि बनेगा एम ए नॉट कॉस 37। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, मास कितना था बताइए 1 kg इंटू जी बोले तो 10, कॉस 37 जमाने से 4/5, प्लस मास 1 ए नॉट बोले तो 5, कॉस 37 बोले तो 4/5, ठीक। तो 5 से 2 बार मर जाता है, तो n इक्वल टू आ जाता है 8, प्लस 5 से 5 गया, यह आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या इसमें, हाँ यार ये थोड़ा सा एम ए नॉट कॉस 37, ये जो कंपोनेंट होगा प्लीज़ ये साइन होगा, प्लीज़ यार इसको देख लेना, ठीक है, ये कंपोनेंट साइन होगा, इसको यार हटा लेना, और यार सब हट गया, ठीक है, सब हट गया, क्या करें, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये था, तो ये जो सूडो फोर्स का कंपोनेंट होगा ये होगा एम ए नॉट साइन 37, ठीक है, साइन 37 होगा ये, तो ये साइन 37 आएगा यहाँ पर, ये साइन 37 आएगा, साइन 37 आएगा, ठीक है, साइन 37, तो साइन 37 होता है 3/5, ठीक, तो 8 + 3 बराबर 11 न्यूटन, ठीक है। तो लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें नॉर्मल रिएक्शन 11 न्यूटन ही दिया था, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको सूडो फोर्स को लेके, वेइंग मशीन को लेके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कराए, ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कराए। तो इस कॉन्सेप्ट आज के क्वेश्चंस को मैं यहीं रोकता हूँ, नहीं तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, चलिए ठीक है।